गगन कपूर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और हमने उसमें इंट्रोडक्शन में ही कॉस्ट शीट से बात शुरू की थी। मैंने लास्ट क्लास में ये बात आपको बता दी थी कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम सिंपल फॉर्मेट को समझेंगे और उसके बाद में हम उसकी डिटेल्ड फॉर्मेट पर भी जाएंगे। लास्ट क्लास में जो सिंपल फॉर्मेट हमने स्टार्ट किया था, आज हम पहले उसी की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा सिंपल फॉर्मेट पढ़ा था। हमने कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट पढ़ा था कि सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिए हों तो ऐड कर लेते हैं, और फिर इन तीनों का टोटल बन जाता था प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें हम वर्क्स ओवरहेड्स जोड़ देते थे तो उसे बोलते थे वर्क्स कॉस्ट। बताइए और आगे क्या करते थे? सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़ देते थे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं उनकी कॉस्ट, और इससे रिलेटेड मैंने आपको नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिखवाया था कि एक यूनिट की अगर कॉस्ट आपने जाननी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं। हालांकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आगे चल के हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। अगर सेल्स आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट में कभी भी हम फाइनेंस से जुड़े हुए चार्जेस नहीं लेते। हम इसमें कभी भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं लेते, कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं लेते, कोई इनकम टैक्स डिविडेंड नहीं लेते। इसके बारे में मैंने कहा था कि हम डिटेल्ड में चर्चा आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे बच्चों ने रिवाइज कर ही लिया था, और मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर था 366, और हो सकता है कि मेरे एडिशन से अभी आपका ये पेज नंबर मैच नहीं कर रहा हो, क्योंकि मेरे पास अभी एडिशन जो है वो 1 ईयर पुराना है। खैर, चैप्टर नंबर 7 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। हमने लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि बच्चे पहली क्लास में कहेंगे कि सर ने होमवर्क दे दिया। आइए अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और अब की क्लास में, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, इसीलिए पहले मैं वीडियो को रोक रहा हूं, या यूं कहिए आपको समय दे रहा हूं कि आप पहले खुद ट्राई कीजिए, क्या आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ बनाऊंगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से ट्राई करना शुरू कीजिए। वीडियो को रोकना है, मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूं, 10 मिनट की ब्रेक पे जा रहा हूं। चलिए, अपना अपना वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ने पॉज किया है। ठीक है सर, लेकिन अब जो बच्चे नहीं करना चाहते, अभी घबरा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो कितने इंटेलिजेंट हैं, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं।
जिन बच्चों ने बनाया है बहुत अच्छी बात है, जिनका आंसर मिला है तो भी अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं मैच हुआ वो चेक कर लेंगे, और जो नालायक हैं मेरी तरह जो नालायक हैं वो मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, क्योंकि मैं भी टीचर की कॉपी करता था। क्वेश्चन नंबर 6, महेश्वरी मित्तल, और मेरी बुक का थोड़ा पेज नंबर डिफरेंट आपसे हो सकता है। अच्छा जी, हमें बनानी है कॉस्ट शीट, और अभी क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 2 कॉलम बना लिए। सर आपने 2 कॉलम क्यों बना लिए? एक तो मैंने बना लिया अपना अमाउंट के लिए, और एक मैंने बना दिया पर यूनिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताया था कि आप चाहें तो पर यूनिट का कॉलम बना सकते हैं, नहीं बनाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको पर यूनिट का कॉलम भी बना दिया। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स। चलिए, मैं जानता हूं कि अभी तो सिंपल से ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए ही हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं भूल गया क्या फॉर्मेट था, गजनी प्रॉब्लम है ना, भूल जाता हूं। डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजिस या डायरेक्ट लेबर ऐड कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो तो लिखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता नहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके लिखेगा प्राइम कॉस्ट, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी चलती रहे। फिर इसमें ऐड किए जाएंगे वर्क्स ओवरहेड्स, और ये बन जाएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड्स। फिर क्या बन जाता था सर? फिर बन जाता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सर इसमें ऐड कर देते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, फॉर्मेट भी याद हो गया। तो ये बन जाता था सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर अगर क्वेश्चन हमें प्रॉफिट बता दे तो कितने कमाल की बात है, सेल्स आ जाएगी। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है यू आर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। चलिए हमारी प्रमोशन होगी, हमें अकाउंटेंट की नौकरी किसी ने दे दी। द कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट सीक्स योर एडवाइस अबाउट द कोटेशन टू बी सबमिटेड इन अ टेंडर फॉर 1000 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर आपने 1000 टन का टेंडर देना है, तो आपको बताना है क्या प्राइस कोट करना चाहिए। तो मुझे कोटेशन निकाल के देनी है। फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल। आउटपुट ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल पर ईयर। ठीक है जी। तो ये जो हमें दिए हुए हैं डिटेल्स, ये सारी की सारी कितने आउटपुट से रिलेटेड है? 20,000 टन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, क्या यहां लिख रहा हूं पर यूनिट, तो यहां पर कर दूंगा पर टन, क्योंकि यूनिट मुझे टन मिल गया है, पर टन। और क्वेश्चन कह रहा है ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये था 200 लैक्स। 200 लैक्स मतलब 2 करोड़। 200 लैक्स, ध्यान से। और ये मुझे निकालनी है पर टन,
और ये जानकारी मुझे दी हुई है फॉर 20,000 टन। तो इसे 20,000 से डिवाइड करके पर टन का प्राइस बताइए। तो 1 2 3 4, ये हुआ 1,000 रुपीज। ईयरली वेज बिल, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेजेस है, 250 लाख, 250 लाख, टोटल हो गया 450 लैक्स। अब देखना होगा 450 लैक्स डिवाइडेड बाय 20,000, 2,250, तो ये आ जाएगा 1,250। कितना आसान है सर। ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्लांट का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में होता है, तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। यस सर, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। तो ये जो फैक्ट्री का एक्सपेंस है 50 लाख, यहां आ जाएगा 50 लैक्स, और 50 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 250 रुपीज, तो ये हो गया 2,500, और ये हो गया 5 करोड़। फिर लिखा है एनुअल डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अब एनुअल डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स जो है, ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। बताइए, प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या ये कॉस्ट शीट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। देखो ना, मैं ये जो प्रॉफिट निकाल रहा हूं, इस प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये क्यों आएगा? कॉस्टिंग के अंदर कोई भी प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन नहीं आएगी, इनकम टैक्स नहीं आएगा। आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से इनकम टैक्स दे दो और बाकी बांट दो। रेम्यूनरेशन एंड परक्विजिट्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ ईयर, ये दिया हुआ है 1 लाख, तो ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे दी हुई है, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 1 लाख, तो ये मेरे ख्याल से आ गया 5 रुपए, तो ये हो गया 501 लाख, और ये हो गया 2,505। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम हो गई। अब मुझे दिया हुआ है द कंपनी एड्स 20% ऑफ इट्स कॉस्ट एज इट्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और टेंडर योर एडवाइस अबाउट द पर टन रेट। तो प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, तो 5 लाख, 501 लाख इंटू 20%, यह आ गया 1 करोड़। अब फिगर भी ऐसी ऐसी टफ है ना, 1,20,00,000, और ये टोटल सेलिंग प्राइस होगी 6,01,20,000 रुपीज, और प्रॉफिट पर टन हो गया 501 रुपीज, 501 रुपीज। अच्छा, क्या छोड़ दिया हमने? अब बेटे, हमने क्वेश्चन एकदम ठीक बनाया है,
अनफॉर्चुनेटली हमारा आंसर बुक के साथ नहीं मिल रहा। ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो गया होगा कुछ ना कुछ। देयर शुड बी सम मिसप्रिंटिंग इन द बुक। तो अब आप इसके अकॉर्डिंगली आंसर कर लीजिए 3006 रुपीज पर टन। चलिए जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द इंटर कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर सप्लाई ऑफ 10,000 स्टील फोल्डिंग चेयर्स। हमें एक इंक्वायरी मिली है कि हमें 10,000 फोल्डिंग चेयर्स सप्लाई करनी है। द कॉस्ट्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर। तो 10,000 चेयर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खर्च होगा 1 लाख किलोग्राम एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर केजी। नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे पेज टर्न करना है। 10,000 चेयर्स बनाने के लिए 1 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल लगेगा। और क्या लगेगा? और लगेंगी डायरेक्ट वेजिस। फिर लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स। फैक्ट्री के दिए हुए हैं, सेलिंग के दिए हुए हैं। इसका मतलब ऑफिस के ओवरहेड्स मुझे नहीं दिए हुए। फिर मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, फैक्ट्री के दिए हुए हैं, सेलिंग के दिए हुए हैं। यानी ओवरहेड दो दो जगह लिखे हुए हैं। तो मैं जब शो करूंगा कॉस्ट शीट में तो दोनों को कंबाइन कर दूंगा। फैक्ट्री के भी ओवरहेड्स हैं, सेलिंग के भी हैं, लेकिन ऑफिस के नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्राइस टू बी फिक्स्ड विच विल रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। मैं वेट कर रहा हूं, आप बनाइए। अच्छा, पिछला आंसर गलत हो गया तो मन में यह मत लाना कि सारे आंसर गलत होते होंगे। कभी कभी एक आधी बार गलती हो जाती है। उस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर आंसर गलत होंगे तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब की बार पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे पक्का पता है कि यह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। मैं बनाना शुरू करूं? थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब की बार पर यूनिट पहले बनाऊंगा, ताकि ना आप छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं। वरना बच्चे की आदत हो जाती है कि जैसे बुक लिखती है वो भी वैसे ही रटना शुरू कर देता है। लो, पर यूनिट का कॉलम आगे बना दूंगा, कभी पीछे बना दूंगा और कभी हटा भी दूंगा, सो दैट आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि इतनी छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की बातें हैं। तो रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कहा गया था कि 1000 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगेगा एट द रेट ऑफ 1 रुपीज। तो ये हो गया मेरा 1 लाख। और ये मुझे डाटा दिया हुआ था 10,000 चेयर्स का। तो डिवाइडेड बाय 10,000 तो 10 रुपीज का तो मेरा रॉ मटेरियल लग जाएगा पर यूनिट। डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजेस लगेंगी 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर आवर। बनाने में 10,000 घंटे लग जाएंगे और 4 रुपए पर आवर हमें ये देना है। तो ये हो गया 40,000 और पर यूनिट हो गया मेरा 4 रुपीज। प्राइम कॉस्ट 14 रुपीज, 1,40,000। बताइए, सिंपल है ना? आगे चलिए, आगे भी सिंपल है। तो ऐड वर्क्स ओवरहेड्स
क्वेश्चन ने अलग अलग बता रखा है, एक बार बता रखा है वेरिएबल और एक बार बता रखे हैं फिक्स्ड। वेरिएबल दिए हुए हैं फैक्ट्री के 2 रुपीज 40 पैसा पर लेबर आवर, तो लेबर आवर थे 10,000 इंटू 2 रुपये 40 पैसा, $24,000। इसका मतलब 2 रुपये 40 पैसे। और फिक्स का अमाउंट दिया हुआ है 6,000, तो ये हो गया 60 पैसा। वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मेरी आ गई 17 रुपीज और ये आ गई 1,70,000 रुपीज। क्वेश्चन में क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं है, तो अब यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन गई। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल और फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेरिएबल में दिए हुए हैं 16,000, अमाउंट ही निकाल के दिया हुआ है 16,000। पिछली बार अमाउंट नहीं था तो आपने देखा एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये देखो फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट किया था, लेकिन यहां पर मुझे दिया हुआ है सेलिंग का 16,000, ठीक है, और फिक्स्ड में दिया हुआ है 14,000। लो, तो ये हो गया 1 रुपये 60 पैसा और ये हो गया 1 रुपये 40 पैसा। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हो गया 18, 19, 20 और ये हो गया मेरा 2 लाख रुपीस। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए 20% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 20/100, या मैं इसे कह सकता हूं 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब एक तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर प्रॉफिट 1/5 सेलिंग प्राइस होगा तो 1/4 ऑफ कॉस्ट करने पर भी सेम प्रॉफिट मिल जाएगा। ये रूल होता है। रूल ये होता है कि अगर प्रॉफिट 1/2 कॉस्ट है तो वही प्रॉफिट 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस भी होगा। ये मैथमेटिक्स है। अगर प्रॉफिट 1/3 कॉस्ट होता है तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा। तो यानी सी अगर कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पर चेंज करना हो तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस पे पता हो, कॉस्ट पे आना हो तो 1 माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर से। ये मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा जब आपने ब्रांच अकाउंटिंग या कंसाइनमेंट जैसे चैप्टर्स को पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं प्रॉफिट मुझे गिवन है 1/5 ऑफ सेल प्राइस, और इसी को मैं कह सकता हूं 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सर कॉस्ट प्राइस तो पता थी, तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, इसीलिए मैंने सीधा सीधा इसके 1/4 करके 5 रुपीज ये ले लिया और 50,000 ये ले लिया। तो ये सेल प्राइस हो गया मेरा 25 रुपीज। और जिन्हें ये मैथमेटिक्स अभी कठिन लग रहा है उन्हें मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर
4 लास्ट क्लास में किया था ना, वैसे करके दिखाता हूं। अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए जी, जिन्हें ये वाली कैलकुलेशन अभी समझने का मन नहीं कर रहा हो वो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ये तो पता था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 रुपीज आ गई है, तो वर्किंग नोट ऐसे भी बन सकता था कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है सर, सेल्स को अगर एस मान लूं और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मेरी लेटर सपोज यहां से ले लेते हैं 2 लाख थी, और प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा था 20% ऑफ सेल्स, तो ये हो जाएगा 0.2s। ये 0.2s जब यहां आएगा तो माइनस होके हो जाएगा 0.8s इज इक्वल टू 2 लाख, और s इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आ जाएगा 2,50,000। ये लीजिए, फिर इस 250 को यहां डाल देंगे और पर यूनिट का प्राइस निकाल लेंगे। यानी ये सिंपल मैथमेटिक्स की बात थी। ठीक है सर, अब देखिए हमने क्वेश्चन बना लिया और इस क्वेश्चन में हमने एक टर्म यूज की कि कॉस्ट को ब्रेक करना हो तो सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में ही ब्रेक नहीं करते, कॉस्टिंग में कई बार ना कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में भी ब्रेक करते हैं, तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो लगे हाथों आपको ये बात भी बता दी जाए, थोड़ी थोड़ी बातें बताते जाएंगे, बाकी डिटेल में बातें अपने पोजीशन पर आएंगी। कॉस्ट को ब्रेकअप करने का एक तरीका तो हमने सीख लिया कि कॉस्ट के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसका ब्रेकअप कर दो, तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमने इसका ब्रेकअप किया था मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस में। ठीक है, दूसरा, हमारी कॉस्ट आइडेंटिफाई होती है या नहीं होती, इसके बेसिस पर भी हम अपनी कॉस्ट का ब्रेकअप कर चुके हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब एक और तरीके से हम उसका ब्रेकअप कर सकते हैं, क्या मेरी कॉस्ट फिक्स्ड है, या मेरी कॉस्ट वेरिएबल है, या मेरी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। मतलब कॉस्टिंग में तो हम बार बार कॉस्ट से जुड़ी हुई बातें करते रहेंगे, कभी कॉस्ट को एक तरीके से देखेंगे, कभी कॉस्ट को दूसरे तरीके से समझेंगे, कभी कॉस्ट को तीसरे तरीके से समझेंगे, बहुत सारे तरीके से कॉस्ट को समझना पड़ता है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ा होगा तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी इन सारी बातों के बारे में कहा गया है कि हमारी कॉस्ट देखो कई तरह की होती हैं। मैं आपको पढ़ने को नहीं कह रहा, बस बुक से एक बार दिखा रहा हूं। ये मेरे बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन जनरल प्रिंसिपल, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट फिक्स्ड भी होती है, वेरिएबल भी होती है, सेमी वेरिएबल भी होती है, और इवन स्टेप कॉस्ट भी होती है। उसके बाद अगले पेज पे देखेंगे तो कॉस्ट को कई बार ना हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में भी डिवाइड करेंगे। कई बार हम कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, कई बार हम कॉस्ट को रेलिवेंट और इररेलिवेंट में भी डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारी तरीके से बातें आएंगी, जिस चैप्टर में जिसकी बात होगी वहां हम डिटेल में आपको समझाते रहेंगे। एलिमेंट वाइज भी हमने आपको बता दी। अब कॉस्ट शीट बन गई और अभी हमें फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में अच्छी तरह से पता भी नहीं था। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है
विच रिमेन्स फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल्डिंग का रेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस बिल्डिंग में मैं क्लास ले रहा हूं वो रेंटेड बिल्डिंग है। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ भी जाएं या कम भी हो जाए तो मेरी इस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर जाए, ऐसी कॉस्ट जो सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर जाए उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको समझने के लिए हम अपनी कॉस्ट शीट के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बताइए, सबसे पहले मेरी कॉस्ट शीट में आता है मटेरियल। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि मटेरियल फिक्स कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या कहेंगे? सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने नया नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये पेन की रिफिल मैंने निकाली। बताइए, अगर मैं एक पेन मैन्युफैक्चर करूं तो मुझे कितनी रिफिल चाहिए? एक रिफिल चाहिए। मान लेते हैं एक रिफिल 2 रुपीस की आ रही है, तो एक पेन बनाने में 2 रुपए की एक रिफिल लगती है। अब बताओ 2 पेन बनाने में कितनी लगेगी? सर डबल हो जाएगी। यानी जितना क्वांटिटी प्रोडक्शन में चेंज करूंगा उतना ही मेरी ये कॉस्ट चेंज होती जाएगी। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हों वो हमेशा वेरिएबल होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा हमेशा क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। तो डायरेक्ट मटेरियल की कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है सर। अब आया ओवरहेड्स। ये जो ओवरहेड्स मेरे होते हैं ना, ये होते हैं या तो फिक्स्ड या फिर वेरिएबल। अगर आपकी रेंट में चेंज नहीं आ रहा, मतलब प्रोडक्शन कम हो तो भी रेंट देना है, सेम देना है, प्रोडक्शन ज्यादा हो तो भी रेंट सेम देना है, तो रेंट क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। जो यूनिट के बदलने से जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और जो यूनिट चेंज होने से चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मुझे ज्यादा चार्ज देना पड़ जाएगा, तो ये होगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर जाती है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये बोलते हैं ये जिद्दी घोड़ा है, कभी चलता है कभी रुक जाता है। मतलब कि ना तो पूरी तरीके से फिक्स्ड है ये कॉस्ट और ना ही पूरे तरीके से वेरिएबल है, बदल रही है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बदल रही, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। खैर, ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप चीजें समझ भी आएंगी और बनेगी भी सही। हम वापस अपने कॉस्ट शीट के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, और हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लिया है। अब 8 के बाद मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिया जाए बनाने के लिए। लीजिए, मुझे मिल गया। अब आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 आप बनाएं, उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बता दूं जो इस क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय जेजे पेपर मिल्स। ठीक है सर, कॉस्ट पर टन निकाल देंगे, एक कॉलम पर टन के लिए भी बना देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, ब्रेकअप करके दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारा जोड़ के प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है, वेरिएबल फिक्स्ड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड्स है, और इतना आपका पेपर मैन्युफैक्चर हुआ। फिर लिखा है क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट। अब ये मेरे पास नई आइटम आ गई, सेल ऑफ वेस्ट। तो देखिए, मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और उससे मैंने प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन करते हुए मेरा कुछ रॉ मटेरियल बच गया, स्क्रैप हो गया, और मैंने उसे बुलाया
किसी कबाड़ी वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये पेपर ले जाओ। आपको पता है वो पेपर परचेज करता है, तो उसने मुझे 2000 रुपीज दे दिए। अब मैं, बताइए इसका क्या करूं? नहीं समझ में आया? मैं और एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बेटे, आपके घर में पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है। मान लीजिए आपको लगता है कि न्यूज़पेपर के लिए रोज मेरे 5 रुपए खर्च होते हैं और महीने में मेरा 150 रुपए का खर्च आ जाता है न्यूज़पेपर का। एक महीने के अंदर आपके घर में बहुत सारी रद्दी भी इकट्ठी हो जाती है। फिर आप किसी रद्दी वाले को बुलाते हो, लो भाई ये कबाड़ खरीद लो। आप उसे दे देते हो और वो आपको मान लो 30 रुपीज रिटर्न कर देता है। तो बताइए न्यूज़पेपर का खर्चा आपको कितना पड़ा? 150 में से जो रियलाइज हुआ वो माइनस कर दो। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट हमारी रॉ मटेरियल की आएगी उसमें से अगर कोई मेरा स्क्रैप बिक गया है तो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कुछ रिकवर हो गई है, तो हम इसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना? आइए, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ पहले तो नोट लिखेंगे। नोट, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल shall be deducted from the cost of material। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपने कोई स्क्रैप सेल किया है, तो स्क्रैप की जब रियलाइजेशन होगी तो उसे कॉस्ट में से तो कम करना ही होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर भी हम माइनस कर देंगे। अब स्क्रैप के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी तो हमने सिर्फ कॉस्ट शीट शुरू किया, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको आती जा रही हैं वो बताता जा रहा हूं। बाद में सारी बातें हम लोग डिटेल में दोबारा चर्चा में करते रहेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 368। और मैं चाहूंगा कि पहले आप ट्राई करें, वीडियो को रोकें और आप इसे ट्राई करें। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सारे के सारे मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं सो दैट बाद में आप सॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं। जल्दी से बनाइए। शुरू कर दिया? चलिए, अब सर हम भी बनाना शुरू करते हैं उन बच्चों के लिए जो खुद से ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने क्या करना है, कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर यूनिट। और हमने पेपर मैन्युफैक्चर किया है 1000 टन्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है पेपर, पल्प 1000 टन एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर टन। ये हो गया 50,000। और अदर मटेरियल, अदर मटेरियल दिया हुआ है 200 टन एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर टन, 6,000। 56,000 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, और सेल ऑफ स्क्रैप है 2000। तो ये हो गया 54,000 और ये हो गया 54 रुपीज।
उसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मुझे दी हुई है 220 स्किल्ड मैन फॉर 25 days at the rate of ₹5 per day. $220 into 25 days and per day ₹5, 27,500. 110 अनस्किल्ड, ये स्किल्ड लेबर है, और फिर अनस्किल्ड लेबर है 110 25 डेज के लिए एट द रेट ऑफ ₹4। 110 into 25 days for ₹4, 11,000। तो लेबर के हो गए मेरे 38,500, ये हो गया ₹38.50। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे दिया हुआ है इक्विपमेंट्स लगे हैं, स्पेशल इक्विपमेंट लगा है। ये स्पेशल इक्विपमेंट लगा है इसीलिए ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और जनरल इक्विपमेंट होता तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता। और स्पेशल किस्म की डाइज 5,000, तो ये टोटल हो गया 15,000, और ये हो गया ₹15। कोई दिक्कत है क्या? जो जो बताता जाएगा सर वो डालते जाएंगे, इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। लीजिए, अब ये मेरे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। $54,000 प्लस 38,500 प्लस 15,000, ये हो गया 1,07,500 डिवाइडेड बाय 1,000, तो ये हो जाएगा 17.50। अब प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे दिया हुआ है वर्क्स ओवरहेड्स। और वर्क्स ओवरहेड्स देने का उसका स्टाइल क्या है? वो कह रहा है इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो तो है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस, और जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। लीजिए, ये रही मेरी डायरेक्ट वेजिस। तो वेरिएबल पार्ट है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस और फिक्स पार्ट है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। अब जिनका मैथ्स तेज है उन्हें पता है, सीधा हाफ कर दिया। जिनका नहीं है वो अपना कैलकुलेटर चला रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कैलकुलेटर भी नहीं चला रहे, सीधा हमारी कॉपी कर रहे हैं। कह रहे बताओ सर सबसे स्मार्ट तो हम हैं। ₹38.50 और ₹19.25, ये मेरी आ गई वर्क्स कॉस्ट। 1,07,500 प्लस 38,500 प्लस 19,250, 1,65,250। तो ये आ जाएगी 165.25। अच्छा जी, वर्क्स कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये लिखा हुआ है कि ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। जो वर्क्स कॉस्ट है उसका 10% ले लो, दिस इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये हमारा खर्चा आएगा। तो ये हो गया 16525, तो 16.525।
अब ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $1,81,775 और 1,181,775। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ दो, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 20% ऑफ, at the rate of 20% of your cost of production। तो 181,775 डिवाइडेड बाय 5, 36,355 और 36.355। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स 181,775। 2,18,130 218.30। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है, हमसे यही मांगी गई थी, तो ये हमारी कॉस्ट निकल आई। फिनिश्ड। बताइए जी, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 11 बना लिया था? ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 हमने बना लिया था। चलिए जी, अगर क्वेश्चन नंबर 11 आपने बना लिया था तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप थोड़ा सा फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ऐसे खर्चों की बातें कर रहे हो ना, तो मैंने उसी की कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन ढूंढ लिया आपके लिए। हालांकि बीच में भी एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, वो आप नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो धीरे धीरे आप देखिए कि हम लोग कैसे टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक बार कर लेंगे तो फिर आप कहोगे कि सर टफ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum 100% capacity। एक फैक्ट्री 60,000 यूनिट बना सकती है अगर वो अपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर पाई तो। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। और हमारे क्या खर्चे होंगे ये भी हमें दिए हुए हैं। हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 3 रुपीज पर यूनिट, इनडायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं, फिक्स्ड दिए हुए हैं 150, वेरिएबल दिए हुए हैं 5 रुपीज। ना तो अभी तक आपको फिक्स्ड में कोई परेशानी आई थी, ना वेरिएबल में कोई परेशानी आई थी, लेकिन अब एक नई आइटम आपके सामने आ गई और बच्चे कह रहे थे कि सर सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। लो, सेमी वेरिएबल आ गया। सेमी वेरिएबल कहता है कि मैं झटका मार मार के चलूंगा, जैसे ऋतिक रोशन हाथ हिला हिला के डांस करता है ना, ये वैसे ही डांस करता है। ये कह रहा है देखो 50,000 रुपए पर एनम मेरी एक्सपेंडिचर है सेमी वेरिएबल, अगर आप 50% कैपेसिटी पर रन करते हो अपनी फैक्ट्री को, एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 रुपीज फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और द पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब अगले 10,000 रुपए अगर आपको खर्च करने हैं तो 25% कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर 25 से कम भी बढ़ाते हो तो भी ये खर्चा होगा।
सर अगर हम 20% कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो भी 10,000 लगेगा। सर अगर हम 28% कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो देखो 25% की स्लैब के लिए 10,000 रुपए। आप कह रहे हो सर हम 28% बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले 25 के लिए 10,000 रुपए, फिर अगले 25 के लिए फिर 10,000। लेकिन हम तो सर 3% बढ़ा देते हैं, पार्ट के लिए भी वही खर्चा होगा। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक। इसका मतलब जितना बेचना है उतना ही बनाना है, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ अ फैक्ट्री इज इंडिकेटेड बिलो, अगर हम आपको बता दें कि प्रोडक्शन ऐसे होनी है, द मैनेजमेंट डिजायर टू एंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 फॉर द ईयर। मैनेजमेंट कहती है हमें 1,00,000 रुपए का पूरा मुनाफा भी चाहिए। वर्क आउट एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। ये बताओ कि एक यूनिट का प्राइस क्या रखें। फॉर द 3 months ऑफ द ईयर 50% कैपेसिटी एंड रिमेनिंग 9 months 80% ऑफ द कैपेसिटी। और क्वेश्चन कह रहा है कि इग्नोर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि फर्स्ट 3 months तक है 50% कैपेसिटी और रिमेनिंग 9 months तक है 80% कैपेसिटी। तो ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए तो इसमें हम 3 कॉलम अब बनाएंगे, 1, 2 और 3। सर आपने 3 कॉलम क्यों बनाए? सबसे पहला वाला तो है टोटल, और फिर क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है 2 पीरियड 3 months तक कैपेसिटी है 50% और रिमेनिंग 9 months तक के लिए कैपेसिटी है 80%। तो जितनी कैपेसिटीज आपको दी होंगी उतने कॉलम बनाना और एक टोटल का कॉलम बनाना। ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट। ठीक है सर। अब नीचे आएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। आपकी टोटल 100% कैपेसिटी थी 60,000 यूनिट्स पर एनम। तो इसका मतलब आपकी मंथली कैपेसिटी हो जाएगी एट 100% रेट 5,000 यूनिट्स पर एनम। मैंने क्या किया, जो सॉरी पर मंथ, ये जो एनुअली था मैंने इसे 12 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब एक महीने में अगर हम 100% कैपेसिटी से काम करें तो 5,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पहले 3 मंथ के अंदर 50% कैपेसिटी पे काम हुआ, तो इसका मतलब 5,000 यूनिट टोटल बन सकते थे। आपने 50% कैपेसिटी पे काम किया 3 महीने तक, तो इसका मतलब टोटल आपने बनाए 7,500 यूनिट्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? नहीं सर हमें समझ में नहीं आती, तो फिर आप 9 मंथ का कैलकुलेट करो। मंथली मेरी 100% कैपेसिटी पर बनते 5,000 यूनिट्स, लेकिन 9 मंथ में क्वेश्चन कह रहे हैं 80% कैपेसिटी पर ही काम हो पाएगा। बताइए कितना हो गया? 5,000 इंटू 80% फॉर 9 months 36,000। इसका मतलब टोटल मेरी प्रोडक्शन रहेगी 43,500 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिखी कि मेरी प्रोडक्शन आएगी कितनी।
टोटलिटी में आएगी 43,500, 3 मंथ वाले में आएगी 7,500 यूनिट्स और 9 मंथ वाले में आएगी 43,500 यूनिट्स। सॉरी 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स, और ये टोटल आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज, इनडायरेक्ट, इसे भी डायरेक्ट करो ना, ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज, तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। तो 43,500 इंटू 3 रुपीज, 1,30,500, और 43,500 इंटू 2 रुपीज 87,000। ये हमारी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। 7,500 इंटू 3 रुपीज 22,500, 2 रुपीज, 36,000 इंटू 3 रुपीज और इंटू 2 रुपीज 1,80,500, 37,500, 2,17,500। उसके बाद आएंगे मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स फिक्स्ड 1,50,000 रुपए, तो इसे 3 मंथ और 9 मंथ में सिंपली डिवाइड कर दो। फिक्स खर्चे सिंपली टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? 1,50,000 रुपए पर एनम फिक्स खर्चा है, डिवाइडेड बाय 12, तो 1 मंथ का हो गया 12,500 इंटू 3, यानी कि ये वाला खर्चा हो गया 37,500। ये तो मुझे पता है 1,50,000 ही होगा, और ये हो जाएगा आपका 1,12,500। वेरिएबल खर्चा आपको दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट, तो इसे यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 43,500 इंटू 5, 2,17,500। ये हो जाएगा 7,500 इंटू 5, 37,500, और ये हो जाएगा 36,000 इंटू 5। अब आ गया सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में 3 महीने तक 50% कैपेसिटी थी, तो 50% कैपेसिटी के लिए खर्चा आना था 50,000 पर एनम। 50% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो खर्चा आएगा 50,000 पर एनम, तो मुझे चाहिए 3 मंथ का खर्चा 12,500। अगर 9 मंथ की बात करूं तो 9 मंथ में कैपेसिटी है 80,000, 80%, और क्वेश्चन कह रहा था कि 50% कैपेसिटी का खर्चा होगा 50,000, फिर 10,000 का खर्चा जुड़ जाएगा 25% के लिए, तो ये तो हुआ 75, लेकिन आपको तो 80% चाहिए, तो 80 के लिए फिर 10,000 जोड़ा जाएगा।
तो हर 25% या उससे कम के लिए भी 10,000 रुपए ही ऐड होगा। इसका मतलब 9 मंथ वाले में हमारा जो खर्चा आएगा वो 50,000 प्लस 60 प्लस 70,000 आएगा। 70,000 ये खर्चा होगा पर एनम, और मुझे खर्चा चाहिए 9 मंथ्स का। 70,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 52,500, और टोटल खर्चा आएगा 65,000। ये मेरी बन गई वर्क्स कॉस्ट। $6,50,000। $1,25,000। $5,25,000। ये पार्ट आपने समझना है कि ये खर्चा जो था ये था पर एनम, और ये मैंने टाइम के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया। और 9 मंथ के लिए क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो गई है इसलिए ये खर्चा निकाला, और फिर उसको टाइम रेशियो के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट किया। घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं जी क्या बचा। प्रोडक्शन प्रोग्राम हमें बता दिया गया। मैनेजमेंट 1 लाख रुपीस पूरे साल का प्रॉफिट चाहती है और हमसे सेलिंग प्राइस मांग रही है। इग्नोर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब छोड़ देना है, बस प्रॉफिट जोड़ दो 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट जोड़ दो और आंसर निकाल दो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास और कोई कॉस्ट है नहीं, अब सीधा सीधा आपने प्रॉफिट को ऐड करना है। कितना प्रॉफिट ऐड कर दो? 1 लाख। तो आपका सेल वैल्यू आएगी 7,50,000 रुपीज। और अगर यूनिट की वैल्यू चाहिए तो इसे यूनिट से डिवाइड कर दो। मेरे पास यूनिट्स थे 43,500, तो बताओ मेरा पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 43,500, ये आया 17 रुपीज 24 पैसा। 17 रुपीज 24 पैसा। चलिए, और आज की क्लास में अब हम यहीं पर रुकते हैं, और अभी हम आपको कोई भी होमवर्क देने नहीं वाले। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप मैच्योर फील करते जाएंगे। ठीक है, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे 2-3 क्लास का समय दीजिए ताकि हम एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि शुरू की 2-3-4 क्लासेस तक नए नए तरीके से आपके सामने में क्वेश्चन आएगा, लेकिन जल्दी आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कभी ऐसे लिखा होता है या कभी वैसे लिखा होता है। हमें सिर्फ पढ़ना सीखना है, आंसर तो हमेशा एक ही जैसा ही बनना है। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं आपके, कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। इसीलिए देखो कितने टेक्निकल है, मतलब एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम पूछता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा ना आपकी रिदम बनवा दें कि कॉस्टिंग में एग्जामिनर कैसे कैसे आपको मतलब चेक करना चाहता है, कभी कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू, कभी किसी और इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है सर, तो अभी आपको कोई और होमवर्क नहीं देंगे, बस आज यहीं पर रुक जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। और अभी भी हम सिंपल कॉस्ट शीट की एक क्लास और लगाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल्ड फॉर्मेट वाला। टाटा, बाय बाय, सी यू।